अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में देख रहे हों खैरियत से होंगे। चैनल पर जो दोस्त आकर वीडियोस को लाइक भी करते हैं और अपनी राय भी लिखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और आप में से कुछ दोस्त ये जानते हैं कि मैंने गुज़श्ता दिनों अपने बलूचिस्तान के सफ़र में कोयटा से गवादर तक के सफ़र का अहवाल आपको सुनाया था। आज कोयटा से ज़ियारत तक का अहवाल, वही ज़ियारत जहाँ पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के आखिरी चंद हफ्ते गुजरे थे। मैं वो रेजिडेंसी भी देखने गई थी। उस ज़माने में वहाँ पर तज़ीन व आराइश का काम हो रहा था, मरम्मत हो रही थी। मैं रेजिडेंसी देखने के बाद कायद-ए-आज़म के मुहाफ़िज़ तूती ख़ान से भी मिलने गई। तूती ख़ान ये जब कायद-ए-आज़म यहाँ मुकीम थे आखिरी चंद हफ्तों में, तो यहाँ उनकी हिफाजत पर मामूर थे। अफसोस कि वो उनके बिल्कुल आखिरी चंद रोज़ थे, वो जाकनी के आलम में थे, इंतहाई मुश्किल से सांस ले रहे थे। और उन्हें इस हालत में देखकर मैंने ये सोचा कि जहाँ कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी पर, एक इमारत पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं उनके आखिरी दिनों के जो मुहाफ़िज़ हैं उनके लिए कोई तिब्बी इमदाद तक मैसर नहीं थी। और एक अलमिया ये भी है कि 1992 में वहाँ के अमायदीन ने, यानी ज़ियारत के लोगों ने ये ज़िक्र किया कि यहाँ पर ये जो दरख्त हैं, ये ज़ाहिर है कि जुनिपर के दरख्त बहुत ही कीमती हैं, सरमाया है मुल्क के लिए, और लेकिन ये यहाँ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि लोगों के पास और कोई दूसरा तरीक़ा नहीं है अपनी हांडी रोटी करने का। और मैंने देखा कि 28 बरस बाद भी जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वहाँ गए, तो वहाँ के वज़ीर आला ने कहा कि यहाँ पर एक LNG प्लांट लगवा दिया जाए, क्योंकि लोगों के पास ईंधन के कोई ज़राए नहीं हैं। तो ये जो कीमती कुदरती असासा है जुनिपर दरख्तों का, लोग इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ए वतन, प्यारे वतन, इतने बरसों में कुछ भी तो ना बदला। बलूचिस्तान का शहर ज़ियारत एक खूबसूरत पहाड़ी मकाम है जो कोयटे से 133 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कोयटे से ज़ियारत का सफर शुरू हुआ तो कुछ लाख तक सड़क खूब कुशादा और पुख्ता थी। जब दूर से पहाड़ दरख्तों से ढके नजर आने लगे और खुश्क वादियां पहाड़ी चश्मों से गूंजने लगीं, बंजर जमीनों के बजाय सेब और चेरी से लदे हुए बागात नजर आने लगे, तो पता चल गया कि मारूफ वादी ज़ियारत की हुदूद का आगाज हो गया। ज़ियारत में पश्तून बहुत ज्यादा अक्सरियत में आबाद हैं। यही मेरी मुलाकात यहाँ के रहने वाले हाजी मलिक मोहम्मद खान से हुई। वो पश्तून जिरगे के रुकन भी हैं। ज़ियारत शहर के नाम के बारे में उन्होंने बताया, हमारे लोकल ज़बान में या लोकल रिवाज में या रेनवी कागजात में इसका नाम गोश्ती था। उसके बाद फिर जब अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेजों ने इसका नाम ज़ियारत रखा था। कोई बोलता है यहाँ नाना साहब आए थे, इधर क़याम किया था, उसकी वजह से ज़ियारत रखा गया। कोई बोलता है बाबा खरवारी के वजह से, कोई बोलता है इधर नौगज़र बाबा है। अभी पता नहीं किसके नाम से ये मशहूर है, ये पता नहीं लगता है। ज़ियारत शहर तारीखी लिहाज से भी पहचाना जाता है, इसलिए कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी में 2 मरतबा यहाँ तशरीफ लाए थे। और मलिक हाजी मोहम्मद खान को ये एजाज भी हासिल है कि वो बानी पाकिस्तान की रिहाइशगाह में राशन फराहम करते रहे। उन दिनों को याद करते हुए बोले, वो दौर नहीं था, वो दौर कायद-ए-आज़म में यकीनी तौर पर खुशामद नहीं कर रहा हूँ। कायद-ए-आज़म यहाँ चंद दिन रहे थे, मैं कहता हूँ ये दरख्त के पत्ते, ये दरख्त खिल रहे थे, इतनी खुशी थी, दरख्तों पर खुशी चाहिए हुई थी। लोग मानेंगे तो इस बात को। कायद-ए-आज़म जहाँ ठहरे थे उसे रेजिडेंसी कहा जाता है। चारों तरफ से दरख्तों से घिरी हुई रेजिडेंसी 1892 में तकरीबन निस्फ लाख रुपए की लागत से अंग्रेज बहादुर ने अपने पॉलिटिकल एजेंट के लिए तामीर करवाई थी। इस ऊंचे मकाम से तमाम वादी का ऐसा हसीन नजारा होता है कि देखने वाला यहाँ रहने की तमन्ना किए बगैर नहीं रह सकता। और क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद बानी पाकिस्तान ने 1948 में अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम यहीं गुजारे, इसलिए अहले पाकिस्तान इस रिहाइशगाह से एक जज्बाती सी वाबस्तगी रखते हैं कि इसके दरो दीवार से बानी पाकिस्तान की यादें वाबस्ता हैं। यहाँ
पहुंचकर मुझे कुछ यूं लगा जैसे मर्द आन बानी पाकिस्तान की खुशबू इसकी फजाओं में अभी तक रची हुई हो। मैं इस वक्त उस रेजिडेंसी में खड़ी हूं जहां कायदे आजम आकर अपने आखिरी अयाम में रहे थे। जब पाकिस्तान वजूद में है तो एज ए गवर्नर हाउस इस्तेमाल होता रहा 1986 तक। तो उसके बाद 1986 में इसको नेशनल मोनूमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल मोनूमेंट डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रिहाइश जो है वो ख़त्म हो गया। जब ये रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता रहा तो फिर ये तो बहुत बदल चुका होगा कायदे आजम के ज़माने से। वो बदल तो चुका है इसमें, तो वो आप अभी देख रही है काम जो हो रहा है। तो अब यहाँ इस बिल्डिंग में भी बहुत से ऐसे हिस्से थे जिसको एडिशन समझते हैं वो हटा लिए गए। मतलब जो गवर्नर भी आया उसने अपने मिजाज और तबीयत के मुताबिक इसमें काम किया। ये रेजिडेंसी के कंट्रोलर हबीबुल्लाह खान थे। जब इसको कौमी यादगार करार दिया गया तो उसके बाद इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए अब ये मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ से मार्बल वगैरह उखाड़ दिया गया दीवारों पर से, और उस वक्त की तस्वीरें जो कायदे आज़म के ज़माने की यहाँ पर तस्वीरें थी उनकी मदद से अब इसको उसी शक्ल में वापस लाया जा रहा है जिसमें कायदे आज़म के ज़माने में था। आपका नाम? नवरोज खान। ये कायदे आज़म साहब का अपना बेडरूम है बाजी, वो दूसरा नहीं, वो उनका डॉक्टर का बेडरूम है कर्नल इलाही बख्श। इसके साथ दूसरा बेडरूम है वो उनका गेस्ट रूम था। दूसरा 7 कमरा है वो उनका मिसबात में जना का बेडरूम है। नीचे 4 कमरे, एक उनका डाइनिंग रूम था, दूसरा ड्राइंग रूम है, और तीसरा वो उनका सेक्रेटरी का दफ्तर है, और दूसरा उनका अपना बेडरूम है कायदे आज़म साहब। इंशाल्लाह 2-3 महीने से बाद ये काम भी खत्म होता है। अच्छा, ये जो लकड़ी है ये कौन सी है? ये जो बाहर वुड मेंबर्स हैं वो तो सनोबर के हैं, इनसाइड जो फ्लोर हैं वो देवदार वुड और केल के। रेजिडेंसी के बाद में उस चौकीदार तोती खान से मिलने उसके करीबी गांव गई जो कायदे आज़म के यहाँ कयाम के दौरान चौकीदारी के फराइज अंजाम देते रहे। जब हम ढूंढते हुए तोती खान के झोपड़ी नुमा हुजरे में पहुंचे तो वो बिस्तर मर्ग पर थे। उनके अजीजों ने बताया कि वो चंद रातों से जान करने के आलम में हैं। मैंने देखा कि बीमारी की अजियत से तोती खान की रंगत स्याह पड़ चुकी थी, आंखें जिंदगी की चमक से महरूम होकर पथरा सी गई थी, मगर इस आलम में भी उन्होंने चंद लफ्ज बमुश्किल अदा किए जो इतने मध्यम थे कि रिकॉर्ड नहीं हो पाए। मैं हैरत में गुम थी कि ये वो शख्स है जिसने बानी पाकिस्तान की जिंदगी की हिफाजत की होगी। कायदे आज़म जिनकी जिंदगी से वाबस्ता बेजान चीजों को बनाने और संवारने पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और जिस तारीख को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, तोती खान तो उस तारीख का एक हिस्सा है। क्या तोती खान की खिदमत के एवज रेजिडेंसी के वसी और अरीज अहाते के करीब एक छोटा सा घर बख्शिश के तौर पर नहीं दिया जा सकता था ताकि तोती खान के बाद उसके अहले खानदान भी इस पर फख्र कर सकते? क्या इस शख्स की जिंदगी इतनी बेकीमत है कि उसे यूं पिघलने दिया जाए बगैर ग़िज़ा के और बगैर दवा के? ये तो सच है कि डॉक्टर्स और अस्पताल इंसान को जिंदगी नहीं दे सकते, मगर जिंदगी ना सही जिंदगी की उम्मीद तो दिला सकते हैं। कम से कम आखिरी लम्हों की अजियत तो कम कर सकते हैं। मेरे आने के 2 दिन बाद तोती खान ने बड़ी बेकसी के आलम में जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। वादी ज़ियारत अपने सेब और चेरी की पैदावार की वजह से भी मुल्क भर में मशहूर है। खुसूसन यहाँ के सेब तमाम मुल्क में जाते हैं और बहुत महंगे होते हैं क्योंकि सेब हमेशा उन इलाकों का बड़ा और मीठा होता है जहाँ ठंड पड़ती है। लेकिन बैनुल-अक़वामी दुनिया में ज़ियारत की वजह शोहरत यहाँ 2000 साल पुराने जोनीपर दरख्त के जंगलात हैं। बर्फपोश चोटियों पर उगने वाला जोनीपर माहिरीन नबातात के मुताबिक दुनिया में सबसे कम रफ्तार से बढ़ने वाला पौधा है। गुज़श्ता अगस्त में जब मैं ज़ियारत गई थी तो यहाँ मेरी मुलाकात उस वक्त हुकूमत बलूचिस्तान में शामिल आबादी की मंसूबाबंदी के मुशीर हाशिम खान काकर से हुई थी। वो इस इलाके से बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने बताया कि इन जंगलात का सिलसिला बहुत दूर से शुरू होता है। ये चारों डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। यहाँ से कोई 16 मील पर लोरलाई डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, तो ये सिलसिला वहाँ तक, और इस साइड पे कला सैफला डिस्ट्रिक्ट आता है। ये भी कोई 20 मील एरिया है, इस साइड पे फैला हुआ है। और इस साइड पे सिबी डिस्ट्रिक्ट आता है, हरनाई सब डिवीजन है उसका। इस साइड पे भी तकरीबन 15-20 मील जो कोई खलीफत के दामन तक ये रास्ता जाता है। कोई खलीफत है 11,444 फुट उसकी ऊंचाई है। कोई खिलाफत बलूचिस्तान के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है। जोनीपर, जिसे मकामी जबान में ओगुश्त कहा जाता है, इसकी जड़ी बूटियां सीने के अमराज के लिए मुफीद हैं और फ्रांस में जोनीपर के पत्तों को कशीद करके खुशबू तैयार की जाती है जिसकी दुनिया भर में मांग है। इस मखरूती दरख्त पर बर्फ और कोहर असरअंदाज नहीं होती।
कुदरत की तरफ से इस पर कभी खजा नहीं आती, मगर खुद इंसानों के हाथों इन जंगलात पर अब खजा आती जा रही है। इसे सितम ज़रीफ़ी कहिए कि ये कीमती जंगलात इलाके की 90% ईंधन की जरूरियात पूरी करते हैं। क्या इसका कोई मदावा है? वायद हल यही है कि यहाँ पे जिस तरह क्वेटा और बाकी इलाकों में गैस पहुँचाया गया है, यहाँ पे गैस का पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ का जो जंगल है, ये जंगल एक तो इस दरख्त का ग्रोथ बहुत कम है कि सालाना तकरीबन 1 इंच इसकी ग्रोथ है। मसलन ये मेरे घर के सामने ये जो दरख्त है, ये भी 2000 साल से इसका ज्यादा उम्र है। हमारे जंगल को भी सर्दियों में जो लोग यहाँ रहते हैं इस जंगल को काट काट के जलाते हैं। अगर ये जंगल खत्म हो जाता है तो फिर ज़ियारत की खूबसूरती भी बाकी नहीं रहती है। मकामी बैंक के अरबाब मोहम्मद हाशिम भी यहाँ मौजूद थे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट गैस आ जाए तो आप यकीन जाने कि यहाँ पे आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी काफ़ी तरक्की हो सकती है। यहाँ पे सर्दियों में भी होटल चलेंगे और यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी पड़ती है और लोग उसको देखने के लिए इवन अगर बाहर के टूरिस्ट ना आए तो कम से कम हमारे अपने मुल्क से काफ़ी लोग आएंगे। हमने दोपहर का खाना हाशिम खान काकड़ की क़यामगाह पर खाया। खाने में वही बड़ी बड़ी रोटियां थीं जो मैंने सब पश्तून घरों में देखी। ये रोटी इतनी बड़ी होती है कि खुसूसन ख़वातीन तो अमूमन निस्फ या उससे ज्यादा खाती हैं और बाकी ज़ाया होती है। सफर के इस मरहले पर रिजवाना दुर्रानी हमारे साथ थी। खुश शक्ल भी हैं और खूबसूरत भी। अभी बीए में पढ़ रही है, आगे पढ़ने का इरादा रखती है। अगर समाजी रिवायात हायल न हो तो इस बच्ची में बहुत तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं। रिजवाना दुर्रानी से मैंने पूछा कि ये इतनी बड़ी बड़ी रोटियों की रिवायत कब से और कैसे चली आ रही है। रोटियां तो इसलिए बड़ी पकाते हैं ना कि शुरू से जब लड़की का रिश्ता होता था तो बाकायदा औरतें आती थी, उसका काम देखती थी, कशीदाकारी वगैरह की ये कैसे बनाती है रोटियां वगैरह। उस वक्त से ये एक रस्म से हो गई है ना। या पहले तो वो बाकायदा की लड़कियों के देखते थे वो रोटी पकाते हुए। जितनी रोटी बारीक होती थी और जली हुई नहीं होती थी, इतनी बड़ी होती थी जितनी उसमें सफाई होती थी, तो वो लड़की उनको पसंद आ जाती थी। कि अब जो रोटी बच जाती है उसका क्या करते हैं? रोटियों को जमा कर देते हैं, जो बचते हैं वो जो औरतें आती हैं उसको दे देते हैं, या मस्जिद वगैरह से लड़के आते हैं उसको दे देते हैं। अव्वल तो ये पश्तूनों की रिवायती मेहमान नवाजी और बंदा परवरी के शाया निशान नहीं कि वो खिदमतगार जो तमाम दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और खिदमत करते हैं, वो और उनके बच्चे दूसरों के आगे के बचे खुचे टुकड़े खाएं। और वैसे भी मैंने तो सुना है कि मस्जिदों में जाने के बाद भी ये रोटी बच रहती है और जाया होती है, क्योंकि एक मोहल्ले में घर तो सैकड़ों होते हैं मगर मस्जिदें। आपके इलाके में स्कूलों की सूरत हाल क्या है और तालीमी सूरत हाल क्या है? एक जमाने में इस स्कूल का इतना वैल्यू था, यहाँ पर हाई स्कूल हुआ करता था। हाई स्कूल फिर रिवर्स चला गया, प्राइमरी बन गया, बजाय कि आगे डेवलप होते पीछे रिवर्स हो गया। तो अभी मतलब लोगों की मुतालिबा है कि यहाँ पे कॉलेज बनाया जाए, मतलब गर्ल्स हाई स्कूल के लिए। गर्ल्स हाई स्कूल का वो तो है दर्जा है, कभी तो टीचर्स नहीं है, कमी बेटी रहते, मतलब वो उस मेयार के नहीं है जिस मेयार का होना चाहिए। ये जहांगीर सनोवर थे। जब तक तालीम की रोशनी को जिंदगी का मिशन नहीं बनाया जाएगा, हुकूमत और अवाम दोनों मिलकर सरतोड़ कोशिशें नहीं करेंगे, न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियां अंधेरों में भटकती रहेंगी। मैंने हाशिम खान काकड़ की क़यामगाह के बाहर बने हुए एक झूलों वाले ग्राउंड में एक 10-11 बरस के बच्चे को बैठे देखा। 2-3 नन्हे मुन्ने बहन भाई उसके करीब खेल रहे थे और वो लड़का जिसकी खुद पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र थी, एक शीरखार को गोद में लिए दूर खलाओं में न जाने क्या तलाश कर रहा था। दोपहर के वक्त बच्चे अमूमन स्कूलों में होते हैं। यही सोचकर मैंने उससे पूछा, पढ़ते हो? नहीं। बोलो ना, हमसे बताओ क्यों नहीं पढ़ते? अब्बा नहीं भेजता पढ़ने? अब्बा नहीं, बहुत। अम्मा? अम्मा घर में बोलते घर का काम करो। तो पढ़ने का शौक है? जी है, तो अम्मी बोलते घर में काम कर। हम बोलते हैं स्कूल अच्छा है, वो बोलते नहीं। ये तीसरी दुनिया के मासूम बच्चे, लाचार बच्चे, चेहरों पे जिनके भूख उभी है कोई जो आकर आंखों में इनकी ख्वाब सजा दे, रस्तों में इनके जुगनू जला दे?